हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के 4th चैप्टर द मुग़ल एम्पायर उसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। देखिए, लास्ट पार्ट में हमने मुग़ल एम्परर्स जो आए थे तो बाबर के बारे में पढ़ा था और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। बाबर ने मुग़ल जो एम्पायर था उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी, दिल्ली और आगरा तक उसको एक्सपेंड किया था। ओके, और उसके बाद में हुमायूं ने उसके ऊपर रूलिंग की थी। हुमायूं का टाइम पीरियड हमने देखा था कि 1530 से लेकर 1540 के बीच में, और फिर 1555 से लेकर 1556 के बीच में था। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो एम्परर आए थे उनका नाम था अकबर। अकबर हुमायूं के बेटे थे। अकबर जब एम्परर बने थे तो वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड थे। हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1570 के बीच में। सेकंड 1570 से लेकर 1585 के बीच में। ओके, नेक्स्ट है 1579 से लेकर 1580 के बीच में। ये वाला 1585 से लेकर 1605 तक का जो टाइम पीरियड है वो अकबर का टाइम पीरियड है। अब देखते हैं अकबर ने किया क्या था। ओके, तो जब अकबर 13 ईयर्स ओल्ड थे तो वो एम्परर बने थे। 1556 से लेकर 1570 तक का जो टाइम पीरियड था। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैराम खान एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। तो इस टाइम पीरियड में अकबर ने अपना जो उनके संरक्षक थे, ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं उसका बॉडीगार्ड जो था बैरम खान, और उसके जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो कर्मचारी थे उससे वो आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट करवाया था अपने आप को। एज ए इंडिपेंडेंट एम्परर के रूप में उसने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में उसने जो सूरी और अन्य जो अफ़गान थे और उसके रिलेटेड जो स्टेट्स थे जैसे मालवा, गोंडवाना एंड अपने जो उसके कह सकते हैं जो स्टेप ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक, उनके जो रिवोल्ट उन लोगों ने उसके अगेंस्ट किया था। रिवोल्ट क्या होता है? विद्रोह, यानी कि किसी की किंगडम के अगेंस्ट उसी के मेंबर अगर उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे या वॉर की सिचुएशन आ जाए तो उसको यहाँ पर रिवोल्ट बोलते हैं, विद्रोह बोलते हैं। ओके, तो ये सारा काम जो है उसने इस टाइम पीरियड में किया था। फिर इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज साइज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर। ओके, तो 1568 में सिसोदिया की राजधानी जो चित्तौड़ थी और 1569 में रणथंबोर जो एरिया था उसके ऊपर अकबर का जो है शासन हो गया था, अकबर की रूलिंग हो गई थी। ओके, अब सेकंड टाइम पीरियड की बात करते हैं। सेकंड रीजन था 1570 से लेकर 1585 तक का टाइम पीरियड। ओके, तो इस टाइम पीरियड में उसने मिलिट्री कैंपेन्स किए थे इन गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो इस टाइम पीरियड में उसने कहाँ पर रिवोल्ट किया? अपने जो सैनिक अभियान जो कह सकते हैं कि मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, और इन मिलिट्री कैंपेन के बाद उसने पहले गुजरात में चलाया, फिर उसके बाद में उसने ईस्ट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपने मिलिट्री कैंपेन चलाए। फिर उसके बाद में 1579 और 80 के बीच में मिर्ज़ा हाकिम जो थे उसके टाइम पर तो उसने जो है इसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट किया था उसको और मुश्किल बना दिया था, डिफ़िकल्ट बना दिया था। ओके, अब बात करते हैं थर्ड जो टाइम पीरियड था, रीजन था 1585 से लेकर 1605 के बीच में। इस टाइम पीरियड में अकबर ने जो अपनी एम्पायर थी उसको एक तरह से एक्सपेंड किया था, पूरा का पूरा जितना बढ़ा सकता था उसको उसका विस्तार किया था, कह सकते हैं एक्सटेंड किया था। ओके, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में मिलिट्री कैंपेन चलाए, सफ़ाविदों को इन्होंने हराया था, और कंधार जो एरिया था उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। ओके, उसको अपने रूलिंग एरिया में कैप्चर कर लिया। फिर कश्मीर को भी इसने एड ऑन मिला, अपनी रूलिंग एरिया में मिला लिया। मिर्ज़ा हाकिम जो है उनकी डेथ के बाद काबुल का जो एरिया था उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। और फिर लास्ट में जो दक्कन यानी कि दक्षिण में साउथ में जो मिलिट्री कैंपेन्स जो उनकी शुरुआत इन्होंने की। ओके, और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट्स जो हैं उनको भी अपने एरिया में मिला। यानी कि जो ये लास्ट का टाइम पीरियड था इसमें अकबर के टाइम पीरियड में मुग़ल एम्पायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन का काम किया गया था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया था। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ द प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। तो इसके जो रूलिंग का जो लास्ट टाइम पीरियड था, यानी कि जब तक ये लास्ट
टाइम पीरियड में इसके जो बेटे थे, जो न्यू कह सकते हैं कि सक्सेसर जो आने वाले थे, जो उनके बेटे सलीम थे, उसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जो आगे जाके फ्यूचर में किंग बने थे, जिसका नाम था जहांगीर। ओके, तो ये था अकबर का टाइम पीरियड। अब इसके आगे जो न्यू सक्सेसर हमने पता चल गया कौन आए थे, जहांगीर, जिसका बचपन का नाम क्या था, सलीम। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627 के बीच में। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड एंड द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एंड एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। ये क्या कहते हैं कि कहता है कि जहांगीर ने अकबर का जो मिलिट्री कैंपेन्स थे उनको टू बी कंटिन्यू रखा, क्योंकि अकबर के टाइम पे मिलिट्री कैंपेन्स किए थे मुगल एम्पायर को एक्सटेंड करना, एक्सपेंशन करना, तो वही काम जहांगीर ने भी टू बी कंटिन्यू रखा। मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर्स थे उसमें उनका नाम था अमर सिंह। उन्होंने ये मुगल्स की कह सकते हैं कि उन मुगल्स रूलर्स की जो सर्विसेज थी उनको अडॉप्ट किया, कह सकते हैं कि उनके अंडर कंट्रोल में वो आ गए। इसके बाद में सिख, अहोम एंड अहमदनगर के खिलाफ उनके अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए, जो कि फेलियर रहे थे, या कह सकते हैं कि सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रह पाए। ओके, अब यहाँ पे बात आती है प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ, यानी कि प्रिंस खुर्रम थे, जहांगीर के जो बेटे थे प्रिंस खुर्रम, वो जिनका बाद में जाके नाम चेंज हो जाता है, शाहजहाँ के नाम से वो जाने जाते हैं। ओके, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स इन ऑफ हिज रीजन, तो वो सम्राट के यानी कि जो जहांगीर के अगेंस्ट एक तरह से रिवोल्ट कर देते हैं, या उसके वजह से जहांगीर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, उसकी रिवोल्ट की वजह से। द एफर्ट ऑफ नूरजहाँ, जहांगीर्स वाइफ्स, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहाँ ने जो शाहजहाँ को हाशिए पर, मतलब शाहजहाँ को एक साइड में करने के लिए जो प्रोसेस किया था, वो उसमें अनसक्सेसफुल रह जाती हैं। ओके, यानी कि शाहजहाँ जो था वो जहांगीर के अगेंस्ट हो जाता है, अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है रूलर बनने के लिए या सम्राट बनने के लिए। ओके, और उसकी जो यानी कि उसकी जो मदर हम कह सकते हैं कि नूरजहाँ जो थी, वो भी ये चाहती थी कि भी शाहजहाँ को, जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहाँ, वो भी शाहजहाँ को कह सकते हैं कि साइड बाई करना चाहती थी, लेकिन वो उस में असफल रह जाती हैं, फेलियर हो जाती हैं, अनसक्सेसफुल रह जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट एम्परर कौन आते हैं, नेक्स्ट एम्परर आते हैं शाहजहाँ, 1625 से लेकर 1655 के बीच में। द मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द दक्कन अंडर शाहजहाँ। अब शाहजहाँ के टाइम पीरियड में भी ऐसा ही होता है कि मुगल एम्पायर को एक्सपेंशन का जो काम था वो टू भी कंटिन्यू रखा जाता। ये जो प्रोसेस है ये किस साइड में स्टार्ट होता है, ये दक्षिण के, दक्कन क्या है, दक्कन वाला एरिया यानी कि साउथ का जो एरिया है। ओके, तो साउथ के एरिया में ये मिलिट्री कैंपेन्स को टू भी कंटिन्यू रखते हैं। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो अभी अफ़गान जो नोबल खान थे, जहान लोदीन का नाम था, ठीक है, तो मतलब अफ़गान के जो एक कह सकते हैं कि एलिट ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो खान थे, जिनका नाम जहान लोदी था, उनके अगेंस्ट वो इनके मुगल्स के अगेंस्ट कह सकते हैं कि रिवोल्ट करते हैं और उसको जो है हरा दिया जाता है। ओके, फिर अहमदनगर के अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया जाता है। देखो, मैं अहमदनगर के अगेंस्ट जहांगीर ने भी रिवोल्ट किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। लेकिन जब शाहजहाँ के टाइम पीरियड में किया जाता है तो वहाँ पर ये लोग जीत जाते हैं, और इसमें जो बुंदेल्स थे उनकी हार हो जाती है, और ओरछा वाला जो एरिया है उसके ऊपर मुग़ल एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में जो बल्ख का जो एरिया था, ओके, नॉर्थ वेस्ट में बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वर अनसक्सेसफुल एंड द कंधार वाज लॉस्ट टू द सफ़ीवाद। ओके, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि बल्क जो वाला जो एरिया था उसके ऊपर जो उज्बेकों के अगेंस्ट जो मिलिट्री कैंपेन चलाया गया था उसमें ये हार जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो कंधार का जो एरिया था सफ़ाविद वाला, वो भी इनके हाथ से चला जाता है। ठीक है, फिर 1632 में के लास्ट में अहमदनगर को जो है ये मुग़ल जो है अपने राज्य में और कंट्रोल कर लेते हैं। मुग़ल्स जहांगीर के टाइम पीरियड पे अहमदनगर में ये हार गए थे, लेकिन शाहजहाँ के टाइम पीरियड में अहमदनगर पर जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उज़्बेक वाला जो रिवोल्ट है उसमें ये हार जाते हैं, और उसकी वजह से कंधार सफ़ाविद वाला एरिया है वो भी इनके हाथ से चला जाता है।
ओके, तो 1632 में अहमदनगर वाला एरिया भी मुग़ल एम्पायर के अंदर मिला लिया जाता है। और उसके बाद में बीजापुर की जो मिलिट्री थी उनके साथ कह सकते हैं कि ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एक तरह से। ओके, तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइजेशन का जो है लेटर आता है। और अब बात करें कि 16 अनेक्स्ड फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस सेंड फॉर पीस। तो बीजापुर की जो फोर्सेस हैं या आर्मी थी वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है कि भी इन पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, यानी कह सकते हैं कि अब वॉर को बंद किया जाए। इन 1657 1658 ये 1 ईयर का जो था, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहां सन। तो इस टाइम पीरियड में ये 1657 और 58 ये 1 ईयर के बीच में जो टाइम पीरियड था, इसमें जो शाहजहां के बेटे थे, सन्स थे, जो 4 सन्स थे इसके, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सक्सेसर बनने के लिए। ओके, तो इसमें सक्सेसफुल कौन होता है, मतलब उनके अगेंस्ट ही, मतलब उनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि भी मैं किंग बनूंगा इस तरह से। ओके, तो इसमें सक्सेसफुल होता है औरंगज़ेब जो है वो सक्सेसफुल होता है। और दारा सिकोह जो है और उसके साथ उसके 3 ब्रदर्स और हैं। औरंगज़ेब उनको उनके जो है उनको मरवा देता है, ठीक है। दारा सिकोह वर किल्ड, शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इनारगर। और शाहजहां के जो लाइफ जो बसती है, यानी कि उस टाइम पे औरंगज़ेब क्या करता है कि अपने दारा सिकोह और अपने 3 भाइयों को जो है वो मार देता है और ख़ुद जो है किंग बन जाता है। और अपने फादर को गद्दी से हटा के जो उसकी जो बाकी की जो लाइफ है उसको जेल में कैद कर लेता है, जेल में निकालता है। कहाँ पर? आगरा की जेल में। ओके, अब बात करें हम औरंगज़ेब के टाइम पीरियड की। तो ये औरंगज़ेब के टाइम पीरियड की बात करते हैं। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707 तक का। ओके, तो इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663। 1663 में जो नॉर्थ ईस्ट में अहोम थे वो हार जाते हैं। देखो ये कैंपेन्स जो है टू बी कंटिन्यू चलते रहते थे कि अब ये था कि स्टार्ट तो ये जहांगीर के टाइम से हो गए थे, लेकिन हमें सक्सेसफुल कब आके मिली है? औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे मिली है। ओके, उन्होंने 1680 में जो है फिर से रिवोल्ट कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ फजई और जो सिख थे उनके अगेंस्ट भी कैंपेन्स जो हैं वो चलाए गए, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो उन कैंपेन्स में उनको कह सकते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए सक्सेस मिली। ओके, इसका रीज़न ये था कि इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, और जो कह सकते हैं कि भी जो वही न्यू सक्सेसर बनेंगे, न्यू किंग बनने के लिए जो मुगल्स के बीच में जो है वो इंटरफेरेंस चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। ओके, दूसरा मराठा जो सरदार थे शिवाजी, उसके वो जो है मुगल कैंपेन्स के अगेंस्ट थे। ओके, तो ये सारे रीजन्स इसके अंदर दिखाए जाते हैं। फिर प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड ही रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज एंड दक्कन सल्तनत। ही फाइनली फेल्ड द सफ़िया ईरान। तो जो अकबर ने औरंगजेब के अगेंस्ट जो विद्रोह किया था, कैसे रिवोल्ट किया था, उसमें वो जो है सल्तनत दिल्ली जो ये दक्कन वाला जो सल्तनत का एरिया था, इसमें वो हार जाता है, इसमें इसको सपोर्ट मिलता है और सफ़ाविद जो है वो ईरान भाग जाता है। ओके, सेकंड बात करें कि अकबर के अगेंस्ट में जो औरंगजेब ने साउथ में जो मिलिट्री भेजी थी 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलाकुंडा का एरिया, इसको भी मुग़ल एम्पायर में मिला लिया जाता है। फिर 1698 में औरंगजेब ने जो साउथ में मराठों के साथ जो कह सकते हैं कि एक छापामार प्रोसेस के थ्रू वॉर स्टार्ट किया था, उसमें उसके अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन्स जो है इसकी अरेंजमेंट की थी, और इसको लीड किया था खुद औरंगजेब ने। ओके, तो इसकी वजह से औरंगजेब जो है वो सिखों, जाटों, सतनामियों और कहें कि नॉर्थ वेस्ट में अहोम और दक्कन में मराठे जो थे, इनके अगेंस्ट कह सकते हैं कि एक तरह से इन्होंने रिवोल्ट किया था औरंगजेब के अगेंस्ट। ओके, तो उसकी डेथ के बाद जो सक्सेसर के लिए जो है फिर से वही वॉर हुआ इनके बेटों के बीच में। ओके, तो ये हमें कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर्स के जो मेन किंग जो आने वाले सक्सेसर थे उनके बारे में लिखा, और उन्होंने किस तरह से मिलिट्री कैंपेन्स को चलाया और पूरे कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूलिंग अपनी एक्सटेंड की। ओके।